गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं विकास कुमार फिर से आज आपका फिजिकल पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। आज हमारा जो वीडियो होगा, जो हमारा लेक्चर्स होगा, वो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो पिछला इलेक्ट्रोस्टैट्स का वीडियो जो था, लेक्चर जो था, उसमें हमने ये आपसे कह रखा है, उसमें हमने ये आपको बता रखा है कि हमने ये जिक्र किया था कि डाइपोल्स क्या होता है, फिर टॉर्क जो होता है डाइपोल्स पर किस तरह से काम करता है और इसका क्या वैल्यू होता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, वर्क डन कितना होता है, ये सब हम बात कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो के बारे में। तो उसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। अगर आप उसको चाहते हैं कि जानकारी ले, उसके बारे में जानें, उसको देखें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उसे देख लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ है जो पॉइंट है जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करती हैं, उसी पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। जो हमारा पिछला वीडियो में जो पॉइंट था वही थोड़ा सा स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे कि चार्ज सिस्टम, यानी चार्ज सिस्टम में पॉइंट जो भी होता है, मतलब चार्ज सिस्टम में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, यानी कि आवेश जो निकाय, मतलब वैसे निकाय जो आवेश मतलब कि रखते हैं, आवेश को रखते हैं, अब 2 आवेश रखे, 3 आवेश रखे या 4 आवेश रखे, यानी वैसा सिस्टम जो 2 चार्ज को रखता है, 3 चार्ज को रखता है या 4 तरह के चार्ज को रखता है, तो उस सिस्टम पर, उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस के रूप में मिलता है और आप इसे सॉल्व करते हो। तो क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज होता है, किस टाइप का एक्सप्रेशंस बनता है, वो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा जो थोड़ा सा पॉइंट है, जो टॉपिक हम आपके सामने रखे हैं, वो पिछला वीडियो का जो एंडिंग कंडीशंस था पोटेंशियल एनर्जी को लेकर, उसी के आगे में मिलेगा। क्योंकि चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, चार्ज सिस्टम का मतलब होता है कि 2 तरह का चार्ज, मतलब कि एक सिस्टम में दो चार्ज होंगे या 3 चार्ज हो सकता है, 4 तरह के चार्ज हो सकता है। ये तो इसमें पहला होता है 4 2 चार्ज सिस्टम, 2 चार्ज सिस्टम यानी कि 2 आवेश वाले निकाय। तो जरा बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से है कंडीशंस, कुछ ऐसे। ये एक सिस्टम हुआ जहां ये पॉइंट ए है और यहाँ है पॉइंट बी, यहाँ है -q और यहाँ है +q, जहाँ का डिस्टेंस है r। ये एक सिस्टम है, निकाय जिसका बोलते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं हम निकाय सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है, इसमें 2 पॉइंट है ए बी, इन दोनों पर चार्ज जो है प्लेस किया गया है और इनके बीच का सेपरेशन, इसके बीच का दूरी जो है r है। अब बोलेगा कि भाई इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से इंडिकेट करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के, यानी कि Q1 एंड Q2, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट, यानी दोनों चार्ज के गुणन के बराबर होता है। और साथ ही साथ ये क्या होता है कि इनके दूरी का, इनके सेपरेशंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनके सेपरेशंस का देख लो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दूरी का। इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा, और सहसमानुपाती, तो सहसमानुपाती है आवेश के गुणन का और व्युत्क्रमानुपाती है इनके बीच के दूरी का। और ये आपका समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ, आपको पता है इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जैसे अगर हम इसको हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलता है, यानी कि व्यंजक नियतांक। तो ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये कंडीशन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चार्ज सिस्टम, इस तरह का चार्ज सिस्टम जो 2 चार्ज को कंटेन करता है, ये चार्ज सिस्टम जो निकाय है, जो 2 आवेश को रख रहा है, इसमें
जो आपका स्थिर ऊर्जा है कितना होता है, तो ये आपके पास इसका मिला स्थिर ऊर्जा, ये इसका रहा स्थिर ऊर्जा, ठीक है। ये तो ऐसे कंडीशंस जो होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे अराइज किए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन सबको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं कि कोई चार्ज सिस्टम है, इसमें इसका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा कितना है, आपको बताना पड़ेगा। ये दो चार्ज सिस्टम है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको क्या मिलेगा कि 4 मतलब इसमें 3 चार्ज सिस्टम आ जाएगा, यानी कि 3 आवेश, एक निकाय में 3 आवेश होंगे, एक सिस्टम में 3 चार्ज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं जरा, आई होप ये इसको समझ गए होंगे। ये निकाय है चार्ज सिस्टम, इसमें 2 चार्ज को कंटेन किया गया है, तो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे निकाय में पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा कितना है, तो आप निकाल लो, कुछ नहीं करना है। दोनों आवेश के गुणन का समानुपाती और दूरी का भी समानुपाती, और बाकी में इसका समानुपाती का क्या ये व्यंजक लगा हुआ है, यानी कि चार्ज प्रोडक्ट्स का, ये चार्ज प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सेपरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस क्लियर। तो अब इसमें हम बात करते हैं 3 चार्ज सिस्टम का। इसमें हम बात कर लेते हैं आपका ये 4, यहाँ से बात करते हैं 3 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, ठीक है। तो कैसा होगा ये दिखाते हैं आपको वो चार्ज सिस्टम। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो जब 3 होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें ट्रायंगुलर कंडीशंस मिलेगा आपको, ये ट्रायंगुलर कंडीशंस आपको मिलेगा, ये हो गया। अब यहाँ पर रखते हैं हम Q1 Q2 Q3, सेपरेशन यानी कि दूरी R1 R2 और R3। अब देख लो आप, ये एक ऐसा निकाय है जिसमें 3 आवेश है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 चार्ज है और सब चार्ज के बीच का सेपरेशन यानी दूरी दिया हुआ है। तो आपने तो ये कंडीशंस देख लिया कि ऐसा होता है ये। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट होगा इस 3 चार्ज सिस्टम के लिए क्या होगा, तो ये तो सब में कॉमन होगा, यानी कि 1/4πε0 सब में कॉमन होगा। चेंज क्या होगा, तो Q1 Q2 बाई में Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, R1 हो जाएगा, प्लस Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस है R2, और उसी तरह से Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस होगा R3। तो ये आपका 3 आवेश के लिए कंडीशंस बनाएगा। उसी तरह से 4 आवेश के लिए, यानी कि 4 चार्ज सिस्टम कितना होगा, तो स्क्वायर टाइप का हो जाएगा या फिर रेक्टेंगल्स या क्वाड्रेट्रल टाइप्स का हो जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है, सब में तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसमें अगला बार में R4 हो जाएगा। उसी तरह से आप बढ़ाते जाओगे। तो ये हम आपको दिखाएं कि चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा जो होगा वो कैसे निकलता है, कैसे आप उसको निकालोगे, ठीक है। तो ये रहा कुछ कंडीशन। अब इसके बाद में हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट का, ठीक है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं, और जिक्र करने के बाद ही हम अपना नया टॉपिक्स को लेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने बात कर लेते हैं, क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्यों जानना जरूरी है। तो ये भी हम आपको बता देते हैं क्यों जानना जरूरी होता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी बोर्ड जो है ICSE CBSE हो गया या BSc बीज हो गया, ये आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उसमें भी हो सकता है कि उन पॉइंट से क्वेश्चन अराइज किया जा सकता होगा। तो इसी के लिए हम जो है वो ले रहे हैं। तो हमारे पास अब जो थोड़ा सा होने वाला होगा वो VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये फर्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब भी किसी सॉफ्ट बबल्स को चार्ज किया जाता है तो उनका साइज बढ़ने लगता है। When charge supply to a soft bubble, then क्या होता है, it get increased। पॉइंट कौन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जब भी आप किसी सॉफ्ट बबल को यानी कि साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हो, उसमें आवेश देते हो, चार्ज सप्लाई करते हो, तो उसका साइज बढ़ने लगता है। क्यों,
तो आप जरा एक बात समझना, आप इस चीज को तो जानते हो कि पानी में अगर आप आवेश देते हो, मतलब पानी को आवेशित करते हो, तो उसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। वाटर में करंट पास करने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सॉफ्ट बबल्स जो होते हैं वो क्या होता है, उसमें वो थोड़ा सा कंडीशन जो होता है वो, इसमें अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले टर्म को लेकर, तो हाइड्रोकार्बन्स का चेन बनता है मिसेल्स वगैरह के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप उसको चार्ज सप्लाई करने लगते हो तो एक लेयर बना देता है। लेयर बनाने से क्या होता है कि उसका साइज जो होता है बढ़ने लगता है, ठीक है। सॉफ्ट बबल्स का साइज जो होता है वो इंक्रीज करने लगता है जब आप उसको चार्ज देते हो, बिकॉज उसमें जो लेयर होता है, सॉफ्ट बबल्स का लेयर जो होता है, वो ये चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन का लेयर बनता है, वो उसको उसके साइज को बढ़ाने लगता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के कारण क्या होता है कि साइज उसका बढ़ना शुरू कर देता है। उसी तरह से हमारा ये सेकंड पॉइंट ये है कि सेकंड पॉइंट कंडीशंस में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी inside the conductor at any point, at any point inside the conductor is 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जामिनेशन भी से बन सकता है दोनों। ये भी मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है कि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसके आकार में क्या होता है, तो आकार क्या होता है, कुछ नहीं, उसका आकार बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा। और दूसरा आकार है कि किसी भी कंडक्टर, किसी भी सुचालक के अंदर किसी भी बिंदु पर, सुचालक के अंदर किसी भी बिंदु पर उनका विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है। बता देते हैं कोई एग्जाम्पल में, देख लो। मान लो कि हमारे पास ये है एक स्फीयर, ये कंडक्टर का काम कब करेगा, तो जब इसके आवेश बाहर होंगे ऊपरी सतह पर, ठीक है, ऊपरी सतह पर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर यानी सुचालक। तो ध्यान रखना भाइयों, जब इसके जितने भी चार्ज पार्टिकल्स इसके सरफेस पर है तब तो ये काम कर रहा है कंडक्टर का, सुचालक का। इसमें आप वायर कनेक्ट करते हो और ये काम करना शुरू कर देता है, आवेश का ट्रांसफर जो होता है, मतलब कि आदान प्रदान शुरू होता है, तो ये काम करता है सुचालक का। तो बता कि इसके अंदर में एक भी चार्ज पार्टिकल्स है, इसके अंदर एक भी चार्ज पार्टिकल बचा है नहीं। अरे भाई, जब चार्ज पार्टिकल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। जब अंदर में चार्ज पार्टिकल्स है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। मान लो हम ये लिए हैं, ये कंडक्टर का काम करेगा जब इसके चार्ज पार्टिकल इसके ऊपरी सरफेस पर आएंगे, इसके ऊपरी सतह पर होंगे। जब सब चार्ज पार्टिकल सतह पर आ जाएगा तो क्या इसके अंदर में एक भी चार्ज पार्टिकल्स रहेगा, नहीं। और जब नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसलिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज 0, यानी सुचालक के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। क्योंकि भाई सारा का सारा बस तो बाहर आ गया, अंदर तो कुछ है नहीं, जब अंदर नहीं है तो 0, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक्स एग्जामिनेशन भी को बना देते हैं। अब सेम पॉइंट को फॉलो करते हुए इसमें आता है पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें आता है तीसरा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट inside the conductor is equal to the outside of conductor। ये इसमें सुनो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किसी भी सुचालक के अंदर या बाहर उसका विद्युत विभव क्या होता है, बराबर होता है। बोलोगे कि सर अभी तो बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, तो विभव कैसे बराबर हो गया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए, विद्युत क्षेत्र बनने के लिए आवेश का होना जरूरी है,
लेकिन विभव होने के लिए इसमें कोई कंडीशंस नहीं है कि आपको आवेश होना ही जरूरी है। विभव का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, मतलब क्रिया का होना, काम होना। आवेश को यहाँ से लेकर वहाँ ले जाना, तो उसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है। जितना आवेश को आप बाहर से अंदर या अंदर से बाहर लाते हो तो उसमें तो काम हो रहा है। आई बात समझ में? यानी कि विभव जो होता है वो जितना बाहर होगा उतना अंदर होगा, चाहे आप उसके अंदर में चार्ज रखो या ना रखो, कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो क्या है कि इसमें आपको काम करना है, और फील्ड बनाने के लिए चार्ज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट, उसके प्रभाव का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर जीरो हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होता है। पोटेंशियल मतलब होता है काम, क्रिया। एक बार समझ में? तो ये होता है कंडीशन। तो ये तीनों पॉइंट जो होंगे वो आपको एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का ये वीआईपी पॉइंट, जिससे आप एग्जामिनेशंस के लिए ऑब्जेक्टिव टर्म का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें ज़रा भी दिक्कत हो रहा है या परेशानी होगी, आपका अपना व्यू होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक्स के बारे में। अभी तक तो था वो थोड़ा सा रिकॉलिंग टर्म था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम आपके सामने आज का जो लेक्चर्स होगा उसका हम टर्म रखने जा रहे हैं। ठीक है, आप देख लो क्या होगा। तो हमारा अब जो टॉपिक होगा वो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको हिंदी में कहा जाता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ये है आज का पॉइंट। ये है हमारा आज का नया टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हिंदी में यूं बोले तो इसको बोला जाता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। परिरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, परिरक्षण, चारों तरफ से रक्षा करना। परि मतलब होता है चारों तरफ। थोड़ा सा ये भी आपको ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, क्या क्या कंडीशन होता है। ये परि का मतलब होता है चारों ओर, और रक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। तो परिरक्षण का मतलब हो गया चारों ओर से रक्षा करना, चारों ओर से रक्षा करना। अब देखो क्या इसमें रक्षात्मक बात होती है। हम तो टॉपिक दे दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो अब देखते हैं क्या होता है। शील्डिंग, शील्ड समझते हो ना? थोड़ा सा अगर हम बात कर ले, युद्ध में क्या होता है तो ढाल बनाया जाता है, तलवार से लड़ने के लिए ढाल, शील्ड उसको बोलते हैं। शील्ड यानी अपने आप को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना। अरे बहुत सारे मूवी में होता है यार, ये बाहुबली वगैरह में देख लेना, लड़ता है तलवार से तो ये शील्ड रख, अपना शील्ड रखता है ना वो। जैसे कोई हमला करेगा तो चारों तरफ से बचाने की प्रक्रिया को कहते हैं शील्डिंग, यानी परिरक्षण। चारों ओर से अगर हमला हो रहा है, उनसे अगर तुम बच रहे हो, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है शील्डिंग यानी परिरक्षण। समझे? तो अब इसमें किससे बचना ये देखना है। अभी तो हम बता दिए कि शील्डिंग मतलब ये होता है, लेकिन बचना किससे है? वहां तो भाई बाहुबली किसी से बच रहा था, यहाँ किससे बचेगा? तो देखो शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि हम फील्ड चार्ज वगैरह से बात पढ़ रहे हैं, आवेश और उसके क्षेत्र, आवेश और आवेश का क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि स्थिर वैद्युत में ये मिलता है। तो बात सुनो जरा क्या होता है शील्डिंग। यानी कि जब आपके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र फैला हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, जिसमें जैसे ही आप कदम रखते हो तो आपको करंट लगने का चांसेस होता है, आप उसके प्रभाव को महसूस करते हो। ठीक है, तो अगर उसके बीच में आपको रहना है तो क्या करना होगा? अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, बचाना होगा अपने आप को। तो अपने आप को बचाने के लिए आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो उपाय करोगे ना। जैसे मान लो कि ये मेरा रूम है, ये रूम के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। इस रूम के बाहर कदम रखते ही हमको क्या होगा? करंट महसूस होगा। तो ये जो रूम है वो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है शील्डिंग। अब ये डिपेंड करता है कि रूम किस चीज़ का बना है। मेनली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये समझना होगा कि कुछ ऐसा क्षेत्र जो बाहर वाले विद्युत क्षेत्र से बचा हुआ है, यानी
कि किसी एरिया को बचाने की वह प्रक्रिया, किसी क्षेत्र को बचाने की, किसी क्षेत्र को सुरक्षित रखने की वह प्रक्रिया जो बाहर के विद्युत क्षेत्र से अलग हो, बच रहा है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर विद्युत परिरक्षण। आई बात समझ में? यानी कि जब सर्टेन फील्ड को बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाया जाता है, जब सर्टेन फील्ड को बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाया जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है, इसी मेथड को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जब कुछ क्षेत्र को, कुछ हिस्सा को बाहर के विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है, बाहर वाले विद्युत क्षेत्र से जब अपने वाले क्षेत्र को बचाया जाता है, तो इसको बोलते हैं शील्डिंग। एक बार समझ में? जैसे ये रूम हो गया, इस रूम के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, और आप अपने आप को मतलब बाहर से बचा रहे हो, तो इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वो बचा हुआ है, तो इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को, इसी विधि को हम क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत परिरक्षण। वह विधि जिसमें आप इस एरिया को बाहर के विद्युत क्षेत्र से क्या कर रहे हो? बचा ले रहे हो। पिक्चर देख लो, समझ जाओगे। देखो अब जब दरअसल बात क्या है कि ये हमारा कुछ एरिया हो गया, ये नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, ठीक है? ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, ठीक है? आप देख लो जरा, ये तो इसको बोलेंगे जरा सेफ जोन। सेफ जोन यानी सुरक्षित जगह है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पी से क्यू तक जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बार बार क्रॉस कर रहा है, यानी कि पी से क्यू तक इलेक्ट्रिक फील्ड आवागमन शुरू किया है। अब इसी में आप ए बी सी डी वाले एरिया में बचे हुए अपने आप को सेफ कर रहे हो, इस क्षेत्र को हम बचा रहे हैं इस बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये सेफ जोन होगा। तो इस विधि को, जिस विधि से आप इस एरिया को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर में क्या फैला हुआ है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, देख लो, यानी कि विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये पी से क्यू तक विद्युत क्षेत्र फैला है। तो इस विद्युत, अब एबीसीडी से जैसे ही बाहर निकलोगे, इस एरिया से बाहर निकलोगे, आपको करंट महसूस होगा। तो इस एरिया को आप क्या करो? बचा रहे हो। एबीसीडी वाले एरिया को बाहर के इस क्षेत्र से क्या करो? बचा रहे हो। बाहर के इस क्षेत्र से इस क्षेत्र को अगर आप बचा रहे हो, जिस विधि से आप बचा रहे हो, उस विधि को क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत परिरक्षण। जिस विधि से आप एबीसीडी वाले एरिया को बचा रहे हो, बाहर के इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, बाहर के इस विद्युत क्षेत्र से इस क्षेत्र को बचा रहे हो, जिस विधि से आप कोई भी विधि इस्तेमाल करो, उस विधि को क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युत परिरक्षण, ठीक है? यानी कि इस आउटर मोस्ट एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, तो इस आउटर फील्ड से अपने फील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जिस प्रोसेस से इस आउटर फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, इस फील्ड से अपने इस फील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिस विधि से, जिस मेथड से, उस मेथड को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जिस प्रोसेस से आप सर्टेन फील्ड को बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अरे सीधी सी बात समझो यार, आप अपने घर के बच्चों को बाहर गली मोहल्ले के बच्चों से बचाते हो। मान लो कि बाहर गली मोहल्ले के बच्चे गाली गलौज करते हैं, आप नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा बाहर जाए और उनसे मिले और कुछ सीखे गाली गलौज उल्टा सीधा। तो जिस विधि से अपने बच्चे को बचाते हो, किन से? बाहर के लड़कों से, उस विधि को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ गए? कुछ नहीं, नॉर्मल सा चीज़ है, अपने दैनिक जीवन में फील करो जरा इस चीज़ को। मान लो कि गार्जियन जो है वो नहीं चाहते हैं कि मेरा घर का बच्चा बाहर वाले बच्चों से मिले, क्योंकि बाहर के बच्चे गंदे हैं। तो अगर बाहर के बच्चों से आप अपने घर के बच्चों को बचाते हो, जिस विधि का इस्तेमाल करके, उस विधि को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सेम कंडीशन ये है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इस फील्ड से जब आप अपने फील्ड को बचाते हो जिस मेथड से, उसी मेथड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ गए? यानी ये जो विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, इस क्षेत्र से जब ये एबीसीडी वाले क्षेत्र को बचाते हो, जिस विधि का इस्तेमाल करते हो, उसको बोलेंगे परिरक्षण। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर लेते हैं।
तो है द प्रोसेस ऑफ protecting of certain field from external electric field is called, आप समझ गए हैं क्या बोल रहे हैं हम? द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ सर्टेन फील्ड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी कि बाहर के विद्युत क्षेत्र से कुछ क्षेत्र को, बाहर के विद्युत क्षेत्र से कुछ क्षेत्र को बचाने की वह प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत परिरक्षण। बाहर के विद्युत क्षेत्र से कुछ क्षेत्र को बचाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत परिरक्षण। समझ गए? अब इसका जरा आप यूज देख लो कि इसका यूज कहाँ होता है हमारे दैनिक जीवन में, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बोलो, एक साल पढ़ा तो दी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो भैया इसका इस्तेमाल होता है ट्रेन वगैरह में, कंडीशन इसको फॉलो किया जाता है। आप सोचना, ट्रेन जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, विद्युत ट्रेन जो होता है, वो अपने रूफ पर, छत पर एंटीना खड़ा कर देता है और ऊपर से करंट को लेने लगता है। आप तो उसमें सफ़र कर रहे हो, लोहा लोहा पूरा बॉडी है, तो भैया करंट क्यों नहीं लगता है आपको? कभी सोचे हो? क्योंकि स्थिर विद्युत परिरक्षण वाला घटना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का होता है घटना उसमें। समझ गए क्यों? वो एंटीना जो होता है करंट को पकड़ा और चुपचाप उसको जहां जाना है वहां वो चला गया। आपने तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, तो आपको तब तक कोई फील, मतलब तब तक आप पर इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक आप उसको हस्तक्षेप नहीं करोगे। यानी कि आप इस सेफ जोन में हो, तो अब जरा इस चीज़ को समझना, ये सेफ जोन का सरफेस बना किस चीज़ से होगा? हम जरा बात करते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ समझना। ये सेफ जोन तो मान लो ठीक है आप इसमें हो, बच गए हो, तो ये सेफ जोन का सरफेस बना किस चीज़ से होता है? तो होता है ये मेटेलिक चेम्बर, ये होता है मेटेलिक चेम्बर, यानी कि धातु से बना होता है। क्या बना होता है? धातु से। इसका जो सरफेस है, यानी हमारा ये घर जो बचा हुआ है, तो इसका घर का पूरा बनावट किस चीज़ से होगा? धातु का बनावट से बना होगा। इसीलिए आराम से, मान लो कि देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इसमें रहने वाला आदमी सेफ क्यों है? ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम बच नहीं सकते हो, तो क्या करोगे? देखो, कोई भी चीज़ तुमको तब तक दिक्कत नहीं करता है जब तक उसको तुम आराम से जाने देते हो। जैसे मान लो यहाँ पर खड़े हैं, अगर सांप निकल गया तो आराम से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको हस्तक्षेप नहीं किया, उसको जहाँ जाना है चला गया। आपको दिक्कत तब होता है जब आप उसको छेड़ते हो। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस पर आएगा ही, इस पर तो अटैक करेगा ही, इसके सरफेस पर। लेकिन ये सरफेस मेटल का बना हुआ, आराम से इस सरफेस को पकड़ा और पकड़ के क्या हो गया? बाहर की ओर निकल गया। देख लो जरा, अरे भाई मेटल का बना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैरी करेगा, इसको पकड़ेगा, पकड़ कर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसको बाहर निकलने का रास्ता आप दे रहे हो। तो जब आप किसी भी चीज़ को बाहर निकलने का रास्ता देते हो तो दिक्कत नहीं करता, वो आराम से निकल जाएगा। इसीलिए ये आराम से इसमें प्रवाहित हो जाता है, यानी फ्लो कर जाता है, और आप इसके अंदर सेफ रहते हो, आप पर अटैक नहीं होता है। अटैक आप पर तब होता है जब इस पर ना अटैक करके, यानी कि ये अगर क्रॉस नहीं होता तो क्या होता है? आप पर सीधा अटैक करता है। जैसे कि हम सांप का एग्जाम्पल है, सांप जो है वो निकला और आप बीच में खड़े हो, सांप को आपसे कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी सांप से कोई दिक्कत नहीं, आराम से सांप निकलेगा और अपना रास्ता लेकर चला जाएगा। अगर आप उसके रास्ते में आ गए तब आप पर वो अटैक करेगा। उसी तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है ट्रेन में भी। एंटीना क्या करता है कि ड्राइवर खड़ा कर देता है, ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो मतलब फ्लो कर रहा है, आराम से उसमें टच किया और इलेक्ट्रिक करंट को लिया और उसको जहाँ जाना है वो चला गया। आपको तो इम्पैक्ट में नहीं डाला वो, क्योंकि आप तो उसके रास्ते में आए नहीं, आराम से वहाँ से पकड़ा और करंट को कैरी करते हुए इंजन तक लेकर चला गया, दिक्कत नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको करंट का झटका नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर शील्डिंग का काम हो रहा है। वहाँ पर उसका पूरा मेटल बॉडी बना हुआ, आराम से करंट को पकड़ेगा और चला जाएगा जिसको जहाँ जाना है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो रहा है, यानी कि आपको सेफ कर दे रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी कर रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र को ले रहा है और पहुँचा दे रहा है जहाँ उसको जाना है।
इसीलिए आप ध्यान रखना, क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए किस चीज़ का चेंबर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को पूरा करने के लिए यानी स्थिर वैद्युत परिरक्षण को पूर्ण करने के लिए, मतलब कि संपन्न करने के लिए चेंबर किस चीज़ का बना होता है, तो धातु का बना होता है। लकड़ी का मत बोल देना है, वरना बहुत सारे मूर्ख होते हैं ऐसे कहेंगे कि यार धातु का बनाएंगे तो करंट लगेगा, लकड़ी का बना देते हैं। बेवकूफ़ वाला काम मत कर देना, लकड़ी का नहीं होता है, मेटल का होता है। मेटल का होने से फायदा होगा कि आराम से उसको पकड़ेगा, क्योंकि वो सुचालक का काम करता है। सुचालक में तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और बाहर निकल जाएगा, आप पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आई बात समझ में? इसलिए आप ट्रेन में बैठते हो तो आप पर करंट का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि क्या करता है कि एंटीना खड़ा करते ही करंट जो होता है लाइन से लेता है और सीधे पहुंचा देता है जहां उसको जाना है। एक बात समझ में? तो ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आई होप कि आपको ये सारा कंडीशंस बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप इसको बारीक से समझोगे, एकदम स्मूथ है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक